तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2020 की एक जबरदस्त साइंस फिक्शन हॉरर मूवी को, जो कि एक फ्रेंच मूवी है जिसका नाम है मिएंडर यानी कि भूल भुलैया। इस मूवी के अंदर लीसा नाम की लेडी एक मिएंडर के अंदर फंस जाती है, लेकिन ये कोई आम भूल भुलैया नहीं है बल्कि भयानक वाली है। इसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको बिल्कुल अंदर तक हिलाकर रख देंगी और यहाँ पर उसे बाहर निकलने के लिए ढेर सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और ये कोई मैन मेड मिएंडर या फिर लेबिरिंथ नहीं है, बल्कि ये बहुत ही भयानक है, इंसानों की बनाई गई मिएंडर से लाख गुना भयानक। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आएगी। और अगर आपने अभी तक एक बहुत ही शानदार मैक्सिकन मूवी को नहीं देखा है जिसका नाम है वोइजेरा, तो जाकर जरूर देखना। बहुत ही डिफरेंट टाइप की मूवी है, उसका लिंक आपको नीचे पिन कमेंट में मिलेगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हमें रेडियो की एक आवाज सुनाई देती है जिसके अंदर एक लड़का ये बोल रहा होता है कि उसने आसमान में एक बहुत ही बड़े ऑब्जेक्ट को देखा है जिसके अंदर से काफी तेज लाइट निकल रही थी, लेकिन असल में वो क्या चीज थी इसके बारे में किसी को कुछ भी मालूम नहीं था। खैर इसके बाद में हम अगले सीन में मूवी की मेन कैरेक्टर लीसा को देखते हैं जो कि खुद को खत्म करने के लिए एक सुनसान सड़क के बीचों बीच लेटी हुई थी, लेकिन जब उसे सामने से एक कार आती हुई दिखाई देती है तो वो उठकर खड़ी हो जाती है, यानी कि लीसा के अंदर खुद को खत्म करने की हिम्मत नहीं थी। जिसके बाद वो कार वाला व्यक्ति अपनी गाड़ी रोकता है और लीसा से पूछता है कि अगर उसे कहीं जाना है तो वो उसको छोड़ सकता है, जिस पर लीसा पहले तो मना करती है, लेकिन फिर तेज बारिश होने वाली होती है, इसलिए लीसा उसके साथ कार में बैठकर निकल जाती है। इनफैक्ट उस व्यक्ति का ये भी कहना था कि 5-6 मील की दूरी पर एक गैस स्टेशन भी है, तो वो उसको शायद से वहीं पर छोड़ने वाला था। खैर वो कार वाला व्यक्ति अपना नाम एडम बताता है और फिर लीसा से पूछता है कि वो खुद को खत्म करना क्यों चाहती थी, जिस पर वो बताती है कि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, जिसका उसे काफी ज्यादा दुख है और इसलिए वो खुद को खत्म करना चाहती है। कहीं ना कहीं वो खुद को यहाँ पर इसका जिम्मेदार मान रही थी ताकि मरने के बाद में उसकी आत्मा उसकी बेटी से मिल पाए, जिसको सुनकर एडम बोलता है कि उस दुनिया के परे कुछ भी नहीं है। जिसके बाद में लीसा कार में लगे हुए रेडियो को ऑन कर देती है, जो कि शायद से उसकी सबसे बड़ी गलती थी, जहाँ पर उसको एक न्यूज सुनने को मिलती है कि एक किलर 2 लोगों का खून करके एक ब्राउन कार लेके भागा है और उस किलर के राइट हैंड पर एक क्रॉस का टैटू भी है, जो कि उसकी सबसे बड़ी पहचान है। अब ये सुनकर लीसा नोटिस कर लेती है कि एडम वही किलर है, क्योंकि उसके राइट हैंड पर क्रॉस का टैटू था, साथ ही साथ वो ब्राउन कार भी चला रहा था। और ये चीज एडम को पता चल गई थी कि लीसा को उसके बारे में पता है, लेकिन तभी एक चीज होती है कि एडम कार को झटके के साथ रोकता है, जिससे लीसा का सर सामने की तरफ टकरा जाता है। जिसके बाद अगले सीन में हम लीसा को बेहोश हालत में एक छोटे से चेम्बर के अंदर देखते हैं, जो कि काफी स्ट्रेंज होता है। दिखने से ऐसा लग रहा था जैसे उसे इंसानों ने ना बनाया हो। खैर अब यहाँ पर लीसा के कपड़े बदल चुके होते हैं और उसके हाथ पर एक ब्रेसलेट मशीन जैसा कुछ बंधा हुआ था, जिसके अंदर येलो लाइट निकल रही थी। लीसा को अब होश आता है और वो खुद को यहाँ पर पाकर काफी डर जाती है। ऑब्वियस सी बात है कि सीरियल किलर को फेस करने के बाद में ऐसी जगह पर खुद को पाना काफी डेंजरस हो सकता है। इनफैक्ट यहाँ पर तो वो ये भी सोच रही थी कि शायद से ये सब एडम ने ही किया होगा। अब वो वहां से निकलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जिस चेम्बर के अंदर लीसा बंद थी वो मेटल का बना हुआ था, इसलिए उसके बाहर निकलने की सारी कोशिश बेकार हो जाती है। जिसके बाद में लीसा अपने हाथ पर बंधी हुई मशीन को नोटिस करती है, या फिर उस ब्रेसलेट को, और फिर वो उसको भी तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी ये कोशिश भी बेकार हो जाती है और थक कर वो वहां पर कोने में बैठ जाती है। अब थोड़ी देर के बाद में ही लीसा के सामने ऑटोमेटिकली एक डोर ओपन हो जाता है, जहाँ से देखने पर लीसा को टनल के दूसरी साइड पर एक खुला हुआ एनवायरनमेंट नजर आता है। अब लीसा सोचती है कि वो फटाफट टनल को पार करके इस मुसीबत से बाहर निकल जाएगी, क्योंकि उसके अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन था नहीं। इसलिए तुरंत ही वो उस टनल को पार करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके अंदर एंटर करते ही उसके पीछे वाला दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है और फिर उसके हाथ पर लगी हुई मशीन के ऊपर 11 मिनट का टाइमर भी शुरू हो गया था, यानी कि उसके पास इस टनल को पार करने के लिए मात्र 11 मिनट थे। अब लीसा को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो डरते हुए धीरे धीरे टनल पार करने लगती है, लेकिन तभी अचानक से उसके सामने एक जेल जैसा डोर आ जाता है, जिसकी वजह से लीसा टनल के अंदर लॉक हो जाती है। जिसके बाद उसको राइट साइड में एक और टनल नजर आता है, जो कि काफी पतला सा होता है, लेकिन अब उसके पास में पीछे मुड़ने की जगह नहीं थी, इसलिए वो राइट साइड वाले पतले से टनल में किसी तरह एंटर कर जाती है। अब बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे ही वो उस टनल के एंड तक पहुंचती है, तो उसको वहां पर एक और टनल नजर आता है, जो कि आगे जाकर 2 टनल्स में डिवाइड हो रहा था। लीसा यहाँ पर ऊपर वाले टनल को चुनती है, लेकिन जैसे ही वो उसके अंदर जाती है तो वो टनल अपने आप ही ऊपर आने लगता है, यानी कि अगर उसने इसको जल्दी पार नहीं किया तो वो क्रश होकर वहीं पर मारी
मारी जाएगी। खैर किसी तरह से लीसा इस टनल को भी पार करके दूसरे टनल में पहुंच जाती है, जहां पर उसके 11 मिनट खत्म हो जाते हैं और 5 मिनट्स का एक नया टाइमर शुरू हो जाता है, जिसके बाद में लीसा हांफते हुए किसी तरह से आगे बढ़ने लगती है। लेकिन तभी उसे टनल के रास्ते में एक सड़ी गली बॉडी नजर आती है, जिसमें से काफी ज्यादा बदबू आ रही थी और यहाँ पर काफी सारे लोग पहले ही आ चुके हैं और उनका अंजाम यहाँ पर अच्छा तो नहीं रहा था। वो देखती है कि उस बॉडी के हाथ में भी सेम मशीन बंधी हुई थी, लेकिन उसकी लाइट जो थी वो ब्लू थी। और लीसा को यहाँ पर समझ में आ जाता है कि उससे पहले भी इस मेंढर के अंदर काफी सारे लोग आए थे, यानी कि इस भूल भुलैया के अंदर, और उससे उनकी मौत हो गई थी। खैर लीसा को आगे बढ़ना था, इसलिए वो हिम्मत करके उस बॉडी के पार्ट्स को अलग कर करके अपने लिए रास्ता बनाती है और फिर आगे बढ़ने लगती है। लेकिन अब उसका समय खत्म होने में सिर्फ 1 मिनट ही बचा था, इसलिए मशीन से रेड लाइट निकलने लगती है और इसलिए टनल में आगे जाने का रास्ता भी बंद हो जाता है और चारों तरफ से फायर छोड़ने वाली मशीन्स आ जाती हैं। लेकिन तभी वहां पर पीछे की तरफ थोड़ी दूरी पर एक सेफ प्लेस खुल जाती है, जहां पर लीसा तेजी से बैकवर्ड क्रॉल करते हुए जाकर छिप जाती है, जिसके बाद में सेफ प्लेस को छोड़कर पूरे टनल में आग लग जाती है। यानी कि उस पहले वाले व्यक्ति ने भी वहां पर जाने की कोशिश करी होगी, लेकिन वो थोड़ा सा मिस कर गया, और अगर लीसा ने भी सेफ प्लेस तक आने में देरी की होती तो उसका भी इसी तरह से भरता बन जाता। खैर आग बुझने के बाद में सेफ प्लेस का डोर लीसा को बाहर की तरफ पुश कर देता है, यानी कि इस गेम को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। और अब लीसा जिस टनल में थी उसकी ऊंचाई भी कम हो जाती है और उसके हैंड मशीन में फिर से 10 मिनट का टाइमर शुरू हो जाता है, जिसके बाद लीसा बड़ी मुश्किल से क्रॉल करते हुए एक दूसरी टनल में पहुंच जाती है, जहां पर तेजी से पानी भरने लगता है, जिसके बाद में वो पानी में तैरते हुए एक दूसरे टनल में पहुंचती है। और मेरे ख्याल से यहाँ पर उसको पहले थोड़ी सी सांस भर लेनी चाहिए थी, ताकि वो अच्छे से वहां पर स्विम कर पाए। खैर अब वो दूसरी टनल में तो आ ही गई थी और इस स्टेज तक आते आते लीसा काफी थक चुकी थी और उसकी सांस भी फूलने लगी थी। और एक अजीब चीज ये थी कि वहां पर उसने उस पानी को भी पिया था, जो कि उसको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसको क्या पता उस पानी के अंदर जहर हो सकता था, कोई भी अजीब चीज हो सकती थी जिससे उसकी जान जा सकती थी या फिर उसकी तबीयत बिगड़ सकती थी। खैर अब तभी उसे किसी आदमी की मदद मांगने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो तेजी से उस आवाज की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन तभी रास्ते में नीचे की तरफ एसिड से भरा हुआ एक छोटा सा टनल खुल जाता है, जो कि हरे रंग का था, जिसको लीसा बड़ी सावधानी के साथ पार करने की कोशिश करती है। लेकिन उसको ये कैसे पता चलता है कि वो एसिड है, तो वो अपने कपड़ों का एक छोटा सा टुकड़ा उसमें डालकर देखती है और वो समझ जाती है कि ये एसिड है। लेकिन इस एसिड भरे टनल को पार करने के अंत में आते आते उसका एक घुटना जो होता है वो एसिड से टच हो जाता है और जल जाता है, जिससे कि लीसा दर्द से तड़प उठती है। लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके उस आवाज की तरफ बढ़ती जाती है, जहां पर उसे थोड़ी ही दूरी पर लॉकर के अंदर एक इंसान नजर आता है, जो कि कभी पागलों की तरह हंसता है तो कभी अचानक रोने लगता है। लीसा उससे कहती है कि हिम्मत मत हारो, हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, जिस पर वो आदमी बताता है कि वो इस टनल में काफी लंबे समय से फंसा हुआ है। लेकिन तभी अचानक से लीसा और उस आदमी के हैंड मशीन का टाइम जो होता है वो खत्म हो जाता है और उनका लॉकर भी ओपन हो जाता है और साथ में एक सेफ प्लेस भी ओपन होती है, जिसके बाद में दोनों अपनी जान बचाने के लिए उस सेफ प्लेस की तरफ भागने लगते हैं। हालांकि इस बार जो सेफ प्लेस थी थोड़ी सी छोटी थी, लेकिन अगर वो चाहते तो दोनों एडजस्ट हो सकते थे। लेकिन ऑब्वियस ही बात है कि जब सर्वाइवल की बात आती है तो यहाँ पर इंसान खुद की सोचता है, इसलिए दोनों ही आपस में फाइट करने लगते हैं। लेकिन इस फाइट के दौरान लीसा उस आदमी के ऊपर लात मारती है और उसको बाहर कर देती है और सेफ प्लेस के अंदर एंटर कर जाती है। लेकिन उस आदमी का हाथ जो होता है वो सेफ प्लेस के डोर बंद होने के दौरान बीच में आकर कट जाता है, जहाँ पर लीसा उस आदमी के हाथ का टैटू देखकर जान पाती है कि ये कोई और नहीं बल्कि एडम था। यानी कि एडम को यहाँ पर उससे पहले ही भेज दिया गया था, यानी कि इस टनल के अंदर। और फिर अगले ही पल हम देख पाते हैं कि जब टनल के अंदर आग लगती है तो एडम पूरी तरह जल जाता है, जिसके बाद लीसा डर के मारे बेहोश हो जाती है और एडम के वहां पर कोई भी साइन नहीं दिखते, यानी कि कोई बॉडी या फिर कोई एशेस वगैरह कुछ भी नहीं थे। खैर अब जब लीसा को वापस से होश आता है तो वो अपने सामने एक बड़े अजीब से स्कल जैसी मशीन को देख पाती है, जो कि उसके एसिड वाले जले हुए पैर को ठीक कर देता है। और फिर लीसा के सूट के अंदर वो एक पाइप को एंटर करता है, जिससे उसको कुछ विजन दिखाई देते हैं, यानी कि वो उसकी मेमोरीज को थोड़ा थोड़ा वापस दे रहा था। उसको याद आता है कि एडम ने उसको मारा था और अधमरा कर दिया था, उसके ऊपर चाकू से हमला किया था। लेकिन तभी आसमान से एक तेज लाइट उनकी कार की तरफ आई थी और उसके बाद में वो यहाँ पर पहुंच गई। यानी कि ये जीव जो कुछ भी थे उन्होंने पहले लीसा के सारे घाव ठीक किए और फिर उसको इस मेंढर के अंदर सर्वाइवल के लिए फाइट करने के लिए छोड़ दिया था। यानी कि शायद से उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहे थे और भी शायद काफी सारे इंसानों पर। और ये चीज लीसा भी समझ जाती है, जिसके बाद में वो एडम के कटे हुए हाथ को नोटिस करती है, जिसके अंदर उसके हैंड मशीन के नीचे एक डायमंड, एक क्रॉस और फिर एक डायमंड का निशान बना हुआ था, जो कि फिलहाल उसको समझ में नहीं आता। लेकिन उसके खुद के हाथ में 9 मिनट 30 सेकंड का टाइमर शुरू हो जाता है, जिसके बाद वो आगे बढ़ने लगती है। लेकिन तभी उसके टनल में पीछे से एक बेहद ही घिनौना सा क्रीचर आ जाता है, जिसका पूरा शरीर जला हुआ था और उसका एक हाथ भी मिसिंग था। यानी कि ये कोई
और नहीं बल्कि एडम था, जो कि अब क्रीचर में तब्दील हो गया था। और क्रीचर क्या कहेंगे, इसको हम कह सकते हैं कि एक जला हुआ इंसान था जिसके पूरे की पूरे शरीर के अंदर काफी ज्यादा छाले पड़ चुके थे। साथ ही साथ उसके देखने की शक्ति भी कम हो गई थी, लेकिन वो आवाज से यहाँ पर रिएक्ट कर रहा था। अब जैसे ही लिसा आगे बढ़ती है तो आवाज होने लगती है, वो भी उसके हाथ के उस ब्रेसलेट की वजह से, जिसके बाद में वो उसका पीछा करने लगता है। लेकिन लिसा यहाँ पर तेजी से क्रॉल करते हुए एक बेहद पतले से टनल के अंदर आ जाती है, जिसके अंदर वो क्रीचर यानी कि एडम नहीं पहुंच पाता और लिसा की जान फिलहाल के लिए बच जाती है। अब वो आगे बढ़ती है और उसको 2 टनल्स नजर आते हैं। वो लेफ्ट वाला टनल चूज करती है, जहां से होते हुए वो एक बड़े से व्हाइट रूम में पहुंच जाती है। अब इस रूम के अंदर लिसा को अपने खुद के जन्म से लेकर अपनी बेटी के मरने तक के सारी मेमोरीज दिखाई देती हैं, जहां पर हम जान पाते हैं कि लिसा की बेटी का नाम नीना है, जो कि खिड़की से गिरकर खत्म हो गई थी। और उस समय लिसा घर पर नहीं थी और इसलिए वो खुद को अपनी बेटी के मौत का जिम्मेदार मानती थी और इसलिए ही वो खुद को खत्म करना चाहती थी। बेसिकली ये फिजिकल टॉर्चर से खतरनाक एक इमोशनल टॉर्चर उसके लिए था और उसका टाइम भी यहाँ पर काफी वेस्ट हो रहा था। जिसके बाद में लिसा देखती है कि एडम उसकी तरफ आ रहा है और इसलिए वो फटाफट से सामने वाले टनल के अंदर एंटर कर जाती है और आगे बढ़ने लगती है, जहां पर वो ये देखकर शॉक्ड हो जाती है कि अब टनल का एंड पॉइंट उससे कुछ ही दूरी पर है। लेकिन वहां पर पहुंचने के लिए उसे कांटे वाली वायर से बंधे रास्ते को क्रॉस करना पड़ेगा। लेकिन अब लिसा के पास में मात्र 1 मिनट ही बचा हुआ था और ऊपर से वो एडम भी वहां पर नजदीक आ रहा था, इसलिए लिसा उन कांटेदार वायर्स के नीचे से होते हुए आगे बढ़ने लगती है। लेकिन उसको यहाँ पर बैक साइड से क्रॉल करते हुए आगे जाना चाहिए था और उससे होता ये कि वो अपने हाथों से उन कांटे वाली वायर्स को ऊपर कर सकती थी और आगे बढ़ सकती थी, वो भी बिना किसी इंजरी के। लेकिन यहाँ पर उसका उल्टा होता है, उसकी बैक जो होती है वो वायर्स की साइड पे होती है, जिससे कि उसका पूरा शरीर जख्मी हो जाता है। अब वहां पर जो टाइमर था वो काफी ज्यादा कम हो चुका था, ऑलमोस्ट निल होने वाला था। तभी अचानक से वहां पर सेफ प्लेस ओपन हो जाती है, जहां पर एडम जाकर छिप जाता है। यानी कि अपने सेंसेस खोने के बावजूद भी उसको पता था कि यहाँ पर उसे करना क्या है। और अब तक आप ये भी समझ गए होंगे कि एडम यहाँ पर लिसा के पीछे उससे बदला लेने के लिए आ रहा था, क्योंकि उसने उसको जलने दिया और ना ही उसको अंदर सेफ प्लेस में आने दिया था। अब लिसा जख्मी हालत में उन सभी वायर्स को क्रॉस तो कर लेती है, लेकिन एंड पॉइंट पहुंचने से जस्ट कुछ दूर पहले ही लिसा का टाइम खत्म हो जाता है और पूरे टनल के अंदर आग लग जाती है। लेकिन लिसा आगे से जलती नहीं, क्योंकि उसका टनल नीचे की तरफ से खुल जाता है और वो वापस से उसी चेंबर में पहुंच जाती है जहां से उसने शुरुआत करी थी। यानी कि ये जो भी चीज थी वो फिर से रीसेट हो गई थी। लिसा नीचे गिरने की वजह से बेहोश हो जाती है और जब उसको फिर से होश आता है तो वो देखती है कि वो स्कल जैसी मशीन उसके जख्मों को ठीक करने के लिए वहां आ जाती है। लेकिन लिसा उसे ऐसा करने से मना कर देती है और वो उसकी बात को मान भी रहा था, क्योंकि अब उसके अंदर और हिम्मत नहीं बची थी। लिसा मशीन से कहती है कि वो मरना चाहती है, जिसके बाद में वो मशीन उसे जहर का इंजेक्शन देने वाली होती है। लेकिन तभी लिसा को ये रियलाइज होता है कि उसने एडम के कटे हुए हाथ पर जो डायमंड और क्रॉस के मार्क्स देखे थे वो असल में एडम के लिए यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता या फिर हिंट था। और तभी उसके दिमाग में क्लिक होता है कि उसके हाथ में लगी हुई मशीन के नीचे भी उसके बाहर निकलने का रास्ता होगा। यानी कि वो क्रॉस और डायमंड्स नहीं थे, बल्कि वो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता था, यानी कि लेफ्ट, राइट, अप या फिर डाउन। अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो वो यही बनता है। जिसके बाद में लिसा स्कल मशीन के जरिए अपने सारे जख्मों को ठीक करवा लेती है और दोबारा से टनल के अंदर चली जाती है। और इस बार लिसा सारे ऑब्स्टेकल्स को आसानी से बिना डरे ही पार कर लेती है। और फिर जब एसिड वाला टनल आता है तो वो एसिड में हैंड मशीन के बेल्ट को जलाकर उसे अपने हाथ से निकाल देती है। जिसके बाद उसे खुद के हाथ पर 2 क्रॉस और एक डायमंड दिखता है, जो कि आगे बढ़ने के डायरेक्शंस थे। यानी कि उसको पहले राइट लेना है, फिर लेफ्ट लेना है, फिर से लेफ्ट और फिर राइट। अब इस बार लिसा डिफरेंट क्या करती है, तो वहां पर जहां पर एडम था वो वहां पर ना जाते हुए सीधी टनल में चली जाती है। जिसके बाद में वो इस बार लेफ्ट टनल में ना जाकर राइट वाले टनल के अंदर जाती है। लिसा अब इस टनल को पार कर ही रही होती है कि तभी उसके पीछे एडम आ जाता है। इसके बाद लिसा और तेजी से क्रॉल करते हुए आगे बढ़ने लगती है, क्योंकि वो साउंड के ऊपर रिएक्ट कर रहा था। और फिर एक ऐसा मोमेंट आता है जब वो क्रीचर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने हैंड मशीन को दूसरे टनल में फेंक देती है और खुद एक दूसरे टनल में घुस जाती है, जिसके अंदर उसको नहीं जाना था। खैर अब वो इसी रास्ते से होते हुए एक वूम जैसे क्रीचर के अंदर पहुंच जाती है, जहां पर उसे बाहर की तरफ अजीब से क्रीचर्स के होने का एहसास होता है। अब इनको फॉलो करते हुए वो एक दूसरे वूम के अंदर पहुंच जाती है, जहां पर उसे उसका टाइमर गिरा हुआ मिलता है, यानी कि वही ब्रेसलेट। और वहां पर एडम भी बेहोश पड़ा हुआ था। लेकिन तभी लिसा का जो टाइम था वो खत्म होने में सिर्फ 1 ही मिनट बचता है, इसलिए वो मशीन आवाज करने लगती है, जिसको सुनकर एडम जाग जाता है। इसके बाद लिसा अपनी जान बचाने के लिए वापस से टनल के सेफ प्लेस की तरफ भागती है। लेकिन इस बार टाइम खत्म होने के बावजूद भी टनल के अंदर आग नहीं लगती, इस वजह से लिसा को अपनी जान बचाने के लिए खुद ही उस क्रीचर से फाइट करना पड़ता है और वो हिम्मत करते हुए एडम को अपने पैरों के बीच दबाकर मार डालती है।
या फिर ये कहें कि उसके सर को कुचलकर। जिसके बाद में वो वापस से वूम को पार करने के लिए आगे बढ़ती है, जहां पर उसको 2 टनल दिखाई देती हैं। अब लीसा के हाथ पर बने हुए मार्क्स के अकॉर्डिंग उसे राइट टनल के अंदर जाना था, लेकिन लेफ्ट टनल से उसकी बेटी नीना आ जाती है, जो कि उसको इमोशनल बातें बोलकर अपने साथ लेफ्ट टनल के अंदर ले जाने लगती है। लेकिन तभी उसको याद आता है कि उसकी बेटी मारी जा चुकी है और ये सिर्फ उसका एक वहम है, और इसलिए वो नीना को लेफ्ट टनल के अंदर अकेला छोड़कर वापस से राइट टनल में जाने लगती है। इस पर नीना एंड में उससे ये बोलती है कि आई एम प्राउड ऑफ यू लीसा, वी ऑल आर, और इतना कहते ही वो गायब हो जाती है। जिसके बाद लीसा राइट टनल के अंदर एंटर करती है, जहां पर वो देखती है कि टनल के एंड पॉइंट पर पहुंचने के लिए उसको 3 मूविंग ब्लेड्स को पार करना होगा, और यहाँ पर वो ब्लेड्स जो थे वो पर्टिकुलर टाइम और सीक्वेंस में मूव कर रहे थे, यानी कि ऊपर से नीचे आ रहे थे। अब लीसा बड़ी मुश्किल से 2 ब्लेड्स को तो पार कर लेती है, लेकिन जैसे ही वो तीसरे ब्लेड को पार करने जाती है तो लीसा का जो फीट होता है वो कट जाता है और वो दर्द से चिल्ला उठती है। लेकिन इसके बावजूद भी वो तड़पते हुए टनल के एंड की तरफ बढ़ती है। लेकिन जब वो एंड में पहुंचती है तो उसको बहुत बड़ा धक्का लगता है। उसको पता चलता है कि जिसे वो अब तक ओपन एनवायरनमेंट समझ रही थी वो बस एक स्क्रीन थी, या फिर ये कहें कोई मिरर था, जिसको देखकर लीसा की हिम्मत टूट जाती है और वो रोने लगती है। लेकिन तभी वो देखती है कि टाइम पूरा होने के बावजूद भी टनल के अंदर आग नहीं लगी, और तभी एक ब्राइट लाइट उसको ऊपर की तरफ खींचने लगती है। जिसके बाद अगले सीन में हम लीसा को एक बेहद खूबसूरत जगह पर देखते हैं, जो कि अर्थ तो नहीं लग रही थी, और अब लीसा के सारे जख्मी भर गए थे, उसका फीट भी वापस आ गया था, और उस जगह पर उसकी बेटी नीना उसके सामने होती है। लीसा नीना से पूछती है कि क्या मैं मर चुकी हूँ, इस पर नीना कहती है कि तुम्हारा शरीर कई बार मर चुका है, लेकिन अब डरने की कोई बात नहीं है, तुम यहाँ पर सेफ हो। इस पर लीसा पूछती है कि उसे यहाँ पर क्या करना होगा, जिस पर नीना जवाब देती है कि उसे बस यहाँ पर जीना है, आफ्टर ऑल उसने जिंदा रहने के लिए ही इतनी मेहनत करी थी। जिसके बाद मूवी के बिल्कुल एंडिंग सीन में हम ये देख पाते हैं कि ये दोनों माँ बेटी जिस जगह पर रह रही होती हैं वो अर्थ नहीं है, ये बिल्कुल कंफर्म हो जाता है, और बल्कि वो कोई दूसरा ही प्लेनेट था, और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मियांडर मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भूल भुलैया वाला कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, और इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। अब आपको याद होगा कि मूवी की शुरुआत में रेडियो पर न्यूज आती है कि एक लड़के ने आसमान से आती हुई लाइट को देखा था, और शायद से वो जो बॉडी वहां पर मिली थी वो उसी लड़के की हो सकती है, और मेरे ख्याल से वो लाइट कुछ और नहीं बल्कि दूसरे प्लेनेट पर रहने वाले एलियंस या फिर यूएफओ होंगे, जहां पर उन्होंने अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी से कई दिनों तक लीसा का इलाज किया। मीनवाइल उन्होंने एडम को मियांडर के अंदर छोड़ दिया, जहां पर रहते रहते वो लगभग पागल सा हो गया था, यानी कि लीसा और एडम को तो एक साथ ही उठाया गया था। अब शायद से इन एलियंस का असली मकसद किसी को मारना नहीं बल्कि उनके अंदर से डर खत्म करके उसको नया जीवन देने का होगा, यानी कि उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने का। इसलिए लीसा को मियांडर पार करने के दौरान हर उस मुश्किल का सामना करना पड़ा जिससे वो डरती थी, और फिर एंड में खुद उसकी बेटी नीना ने भी उसका टेस्ट लिया। आई थिंक अगर उस समय लीसा इमोशनल होकर नीना के साथ लेफ्ट वाले टनल में चली जाती तो शायद से वो वापस स्टार्टिंग वाले चेंबर में पहुंच जाती या फिर खत्म हो जाती। लेकिन यहाँ पर एक दूसरी थियोरी ये भी है कि नीना असल में मारी गई थी और एडम भी मारा गया था। एडम ने नीना को चाकू मारा जिस दौरान वो मारी गई होगी, और एक्सीडेंट के दौरान वो दोनों ही खत्म हो गए, जिसके बाद में वो यहाँ पर ना ही हेल में गए ना ही हेवन में, और यहाँ पर उनका टेस्ट चल रहा था कि कौन यहाँ पर हेवन में जाएगा और कौन नर्क में जाएगा। तो शायद से यहाँ पर गॉड उन दोनों की ही परीक्षा ले रहे होंगे, और यहाँ पर एडम को ज्यादा तड़पाया गया क्योंकि उसके काम जो थे वो बहुत गलत थे, उसने खून किए थे और यहाँ पर लीसा को भी मारने की कोशिश करी थी। अब यहाँ पर जो टनल के अंदर नीना आती है या फिर ये कहें वो जो कुछ भी था, उसने यहाँ पर एक बात कही कि आई एम प्राउड ऑफ यू लीसा, और ये भी बोला था कि वी ऑल आर। तो भला कोई बच्ची अपनी माँ को उसके नाम से क्यों बुलाएगी, यानी कि ये पॉसिबल है कि वहां पर नीना के भेष में कोई एलियन या फिर गॉड या फिर डेविल कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा नीना ने लीसा से उस टाइम ये भी कहा था कि हम सबको तुम पर प्राउड है, यानी कि नीना के अलावा वहां पर और भी एलियंस थे, डेविल भी हो सकते हैं, यहाँ पर डीमंस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और शायद से यहाँ पर ये लीसा का एक टेस्ट होगा जिसमें वो पार कर गए, जिसके बाद में उसको हेवन में अपनी बेटी के साथ जगह मिल गई थी। तो यहाँ पर दो ही थ्योरीज निकल कर आती हैं कि या तो ये एलियन वाली थ्योरी है या फिर दूसरी ये कि उनका यहाँ पर हेल या फिर हेवन में जाने से पहले टेस्ट हो रहा था कि कौन यहाँ पर बेटर सूटेबल है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मियांडर मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए